देन हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू की बात करते हैं। मसल में हमने देखा कि हमारे पास दोनों चीजें होती हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट भी होते हैं, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट भी होते हैं। नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल में हमारे पास एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम और हम बात करते हैं कोलेजन, इन सब चीजों की ये चीजें आ जाती है। एपीमाइसियम की हमने पहले भी बात की थी, क्या होता है कि आउटर कवरिंग ऑफ अ मसल होती है, और पेरीमाइसियम जो कि मसल बंडल्स को क्लोज करिए, सॉरी मायोफिब्रिल्स के बंडल्स को क्लोज करिए, ठीक है, इनक्लोज करिए। एंड देन एंडोमाइसियम जो कि पूरे मसल की लेयर है, ठीक है, वो। अच्छा, कॉन्ट्रेक्टाइल में हमारे पास मायोफाइब्रिल्स आ जाते हैं, सार्कोमियर जो कि कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट है, ये चीजें आ जाती है। सार्कोमियर जो है ना, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब वो रिलैक्स करेगा तो मसल रिलैक्स करेगा, ठीक है। अब जब ये होता कैसे है कि एक्टिन मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेस होते हैं। या हमारे पास एक सार्कोमियर है जो कि मसल फाइबर के ऊपर प्रेजेंट होता है, एक मसल सिंगल मसल फिब्रिल के ऊपर ये सार्कोमियर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें यहाँ पर हमारे पास एक्टिन भी होता है और मायोसिन भी होता है, ठीक है। थिक फिलामेंट्स और थिन फिलामेंट्स हम कहते हैं एक्टिन मायोसिन को। तो ये जब क्रॉस ब्रिजिंग कर रहे होंगे तो यहाँ क्या होगा कि जब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों स्लाइड टुगेदर कर जाएंगे, मतलब कि रेस्टिंग लेंथ पर आ जाएंगे अपनी नॉर्मल, इस तरह हो जाएंगे दोनों। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। अगर ये थोड़े से मतलब अगर स्लाइड अपार्ट कर जाएंगे मायोफिलामेंट्स, तो क्या होगा कि मसल रिलैक्स करेगा। अच्छा, अब कॉन्ट्रेक्चर डेवलप जब होता है या एडहीशन आ जाती है तो क्या होगा कि कोलेजन फाइबर जो है वो रिजिस्ट करेगा और रिस्ट्रिक्ट करेगा मूवमेंट को। किसी भी कॉन्ट्रेक्चर, कोई कॉन्ट्रेक्चर है या कोई एडहीजन है तो वो मूवमेंट नहीं होने देगा, वो आरओएम को रिस्ट्रिक्ट कर रहा होगा, ठीक है। अब अगर मसल इमोबिलाइज है, हम इमोबिलाइजेशन की बात करते हैं कि मतलब देखें, एक तो स्ट्रेच का रिस्पॉन्स क्या होगा, ठीक है। स्ट्रेच का रिस्पॉन्स तो यही होगा कि वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है मूवमेंट को। तो हम इमोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि अब वहां पर क्या चेंज आ रहा है, कि वो अगर मसल इमोबिलाइज हो जाएगा तो मसल के अंदर क्या चेंज आएगा। तो देखें, मसल अगर इमोबिलाइज हो जाएगा तो क्या होगा कि वहां पर वीकनेस आ जाएगी, एट्रोफी। एट्रोफीज मतलब उसमें जो सेल का साइज है वो सब कुछ डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर वीकनेस आ जाएगी, जब वीकनेस आएगी तो हमारे पास जो फाइब्रस और फैटी टिश्यू है वो मसल के अंदर इंक्रीज कर जाएंगे। अब फाइब्रस और फैटी टिश्यू इंक्रीज करेंगे तो उसका आपको पता है क्या होगा कि वो एडहीजन बन जाएगी, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज कर देगा वो कोलेजन को भी। फिर एट्रोफी जो है वो डेज और वीक्स जो है वो उनके बाद, जब आपको एक दफा इंजरी होगी तो उसके बाद डेज और वीक्स के बाद होगी, या इमोबिलाइजेशन हो गई है तो उसके कुछ डेज के बाद या कुछ वीक्स के बाद हो स्टार्ट हो जाएगी। और इसकी जो ड्यूरेशन है ना वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि कितनी ज्यादा सिवियर एट्रोफी है, ठीक है। अगर ज्यादा टाइम के लिए है तो उतनी ज्यादा सिवियर होगी। इमोबिलाइजेशन अगर शॉर्टन पोजीशन में आप करा रहे हैं तो फिर उसमें क्या होगा कि मतलब आप देखें फ्लेक्स मसल की आप इमोबिलाइजेशन करा दिया है तो उससे क्या होगा कि फास्टर रेट पर जो है वो एट्रोफी होगी देन व्हेन इन लेंथन पोजीशन। और जब लेंथन पोजीशन में होता है तो उसके अंदर सार्कोमियर की एडॉप्टेशन हो रही होती है, ठीक है। या वो नंबर में इंक्रीज करा है या डिक्रीज करा है लेंथन पोजीशन में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू की। अच्छा, कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू की हम बात करते हैं तो देखिए उसमें आ जाती है एक मसल टेंडन यूनिट की हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। मसल टेंडन यूनिट क्या करता है, मसल के रिस्पॉन्स को, जो मसल का रिस्पॉन्स होता है टू स्ट्रेच, उसको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। और कितनी इफेक्टिवनेस है स्ट्रेचिंग इंटरवेंशन की, उसको भी इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, ठीक है। हमारे पास दो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं मसल टेंडन यूनिट के, ठीक है, मसल स्पिंडल्स एंड गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स। अब मसल स्पिंडल क्या करते हैं कि कोई भी अगर चेंज आ रहा है ना, सेंसरी ऑर्गन है ये, जो कि अगर हमारे पास कोई भी चेंज आ रहा है लेंथ के अंदर या वेलोसिटी ऑफ अ स्ट्रेच के अंदर, ठीक है, एक मसल के अंदर कोई भी इस तरह का चेंज आ रहा है तो वो मसल स्पिंडल डिटेक्ट करेगा। तो उसके बाद ये इसका मेन फंक्शन है, वो उसको डिटेक्ट करके सीएनएस तक भेज देगा, ठीक है, रिस्पॉन्स भेजेगा वो। अब ये सस्टेन्ड या टोनिक स्ट्रेच के लिए सेंसिटिव होता है, ठीक है। क्विक और सस्टेन्ड स्ट्रेच जो होता है जिसको हम टोनिक स्ट्रेच बोलते हैं, ये उसके लिए सेंसिटिव होता है, उसको सेंस करेगा। इसमें हमारे पास न्यूक्लियर बैग और न्यूक्लियर चेन फाइबर्स होते हैं, ये इंट्राफ्यूजल एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। इंट्राफ्यूजल फाइबर्स कौन से होते हैं, जो कि बेसिकली हमारे पास ये इनर साइड पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। या हमारे पास इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स हैं। और एक्स्ट्राफ्यूजल कौन से होते हैं, जो बाहर मसल का टोटल बल्क बना रहे होते हैं, ठीक है। ये मतलब बल्क बना रहे होंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये इंट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं, सॉरी एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं। तो मसल स्पिंडल इटसेल्फ एक स्मॉल इनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर ही होता है जो कि एफरेंट सेंसरी
जो नर्व फाइबर एंडिंग्स होती हैं उनके साथ अटैच होता है, और इफरेंट मोटर फाइबर एंडिंग्स जो होती हैं उनके साथ भी अटैच होता है, ठीक है। ये इन दोनों से मिलकर कंपोज होता है। ये हमारे पास एफरेंट एंडिंग्स और इफरेंट एंडिंग्स दोनों के से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है, इनके जो दोनों एंड्स होते हैं। इंट्राफ्यूजल फाइबर्स जो होते हैं ना, ये हम कहते हैं कि मतलब इनकी जो अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये जो इसके एंड्स होंगे, ये वाले एंड, ये एंड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये जो इसके बीच की बॉडी है, जो इसका सेंटर है, जिसे इक्वेटोरियल रीजन बोलेंगे, ये नहीं कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये जो एंड्स होंगे, इसको पोलर रीजन बोलेंगे, ओनली दे विल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, जब इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर स्टिमुलेट होता है ना और कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जो सेंट्रल पोर्शन है वो लेंथन हो जाएगा और वो एक्टिवेट करेगा सेंसरी रिसेप्टर्स को। हमने न्यूक्लियर बैग फाइबर्स और न्यूक्लियर चेन फाइबर्स की बात की ना, तो इनको हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन ये क्या करेगा, न्यूक्लियर बैग फाइबर्स को और न्यूक्लियर चेन फाइबर्स को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। अब हमारे पास दो जनरल टाइप के इंटरफ्यूजल मसल फाइबर होते हैं, न्यूक्लियर बैग फाइबर एंड न्यूक्लियर चेन फाइबर्स। न्यूक्लियर बैग फाइबर्स, इनकी अपीयरेंस की वजह से इन्हें बैग बोलते हैं, कि मतलब देखें इसी तरह इसकी अपीयरेंस होगी, यूं गोल होगा, लेट मी मेक इट, यूं होगा, सॉरी, ये एक बैग जैसी अपीयरेंस होगी जिसके अंदर ये सारे न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है। और इस वजह से हम इसे न्यूक्लियर बैग फाइबर बोल रहे हैं। और न्यूक्लियर चेन फाइबर जो होंगे, उनको हम न्यूक्लियर चेन फाइबर इसलिए बोलते हैं बिकॉज एक चेन की फॉर्म में उसके जो है न्यूक्लियाई अरेंज होते हैं, ठीक है। ये इनकी अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड कर होता है। फिर हमारे पास प्राइमरी एफरेंट एंडिंग होती है, जिसे टाइप 1A बोलते हैं, दिस वन प्राइमरी एंडिंग। एक हमारे पास सेकेंडरी होती है जिसे हम टाइप 2 बोलते हैं, ठीक है। जो टाइप 1 होती है यानी कि प्राइमरी एफरेंट एंडिंग, वो कहाँ से अराइज करती है, न्यूक्लियर बैग फाइबर से, ठीक है। वो सेंस करेगी और कॉज करेगी कि मसल ने किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, कि अगर हमारे पास कोई भी टोनिक स्ट्रेच आ गया तो मसल ने उसको किस तरह, पहले तो उसको ये सेंस करेगी, उसके बाद वो मसल को बताएगी कि अब आपने इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, एक टोनिक स्ट्रेच को। जो सेकेंडरी एफरेंट्स होते हैं न्यूक्लियर चेन फाइबर्स के, दीज जो सेकेंडरी एफरेंट्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सस्टेन स्ट्रेच के लिए सेंसिटिव होते हैं, यानी कि ये उन्हें सिर्फ सेंस करेंगे, या आगे कोई मसल को नहीं बताएंगे कि उन्होंने रिस्पॉन्ड किस तरह करना है। और ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी एफरेंट साइनेप्स होते बनता है ना, बेसिकली ये इन दोनों फाइबर्स का बनता है। ये अल्फा और गैमा मोटर न्यूरॉन से बनता है। ये हमारे पास गैमा मोटर न्यूरॉन्स है, ठीक है, इनके ऊपर ये साइनेप्स बनेगा। प्राइमरी एफरेंट का भी, प्राइमरी इफरेंट का भी ये साइनेप्स बन रहा है, ठीक है। और ये जब साइनेप्स बनेगा तो ये तब पता चलेगा कि जब स्टिमुलेट हो रहा है तो एक्साइटेशन कॉज कर रहा है अपने ही एक्स्ट्रा फ्यूजल और इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स की, ठीक है। तो ये दो तरीकों से स्टिमुलेट करता है अपने सेंसरी एफरेंट्स को, ठीक है। जब स्ट्रेच आता है तो ये दो तरीकों से इन्हें मतलब कि हम क्या कह सकते हैं कि स्टिमुलेट कर रहा है, एक्साइट कर रहा है। एक, या तो ओवरऑल मसल की लेंथनिंग करवा देगा, ठीक है, या तो फिर क्या होगा कि कॉन्ट्रेक्शन होगी इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स की वाया गैमा इफरेंट मोटर न्यूरॉन पाथवे। उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑर्गन आ जाता है गोल्जी टेंडन ऑर्गन, ठीक है। ये भी सेंसरी ऑर्गन है, इसी तरह ये टेंशन को, जिस तरह वो हमारे पास लेंथ और मसल वेलोसिटी की चेंज सेंस कर रहा था ना, इसी तरह ये चेंज इन टेंशन को सेंस कर रहा है, ठीक है। ये मस्लो टेंडिनस जंक्शंस के पास होगा, मतलब एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर के जो मस्कुलर टेंडिनस जंक्शन होंगे जहां पर मसल और टेंडन ज्वाइन कर रहे हैं, ये वहां पर लोकेटेड होगा। इसने भी यही करना है कि अगर कोई मोटर चेंज आ रहा है टेंशन के अंदर तो वो ये देखेगा, ठीक है। ये होगी, ये भी नर्व एंडिंग ही जिस तरह वो थी। और ये टाइप 2 फाइबर से, सॉरी 1B फाइबर से ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा है। जब मसल में टेंशन डेवलप होती है तो ये जो GTO होता है, दैट इज गोल्जी टेंडन ऑर्गन, ये एक्टिवेट होगा और ये सिग्नल्स भेज देगा स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। वहां से क्या होगा कि अल्फा मोटर न्यूरॉन जो है ना, उनकी एक्टिविटी को ये इनहिबिट कर देगा, ठीक है। जब अब इनहिबिट करने की हम बात करें तो वो क्या होता है कि न्यूरोनल एक्टिविटी को डिक्रीज कर देना, ठीक है। अब जब ये सिग्नल्स भेजेगा स्पाइनल कॉर्ड को और वो वहां से अल्फा मोटर न्यूरॉन को इनहिबिट कर देगा, तो क्या होगा कि टेंशन डिक्रीज हो जाएगी और मसल टेंडन यूनिट के अंदर फिर मसल जो है वो उसमें टेंशन नहीं रहेगी कोई भी। उसके बाद हम देखें कि हमारे पास जो है वो एक ऑटोजेनिक इनहिबिशन होती है, एक रेसिप्रोकल इनहिबिशन होती है। ये दोनों होती इसी वजह से है, गोल्जी टेंडन ऑर्गन से ही होती है। जब हमारे पास स्ट्रेच रिफ्लेक्स एक आता है ना मसल के ऊपर, ठीक है, तो मसल के अंदर टेंशन डेवलप होती है, ठीक है।
तो मसल के अंदर जब टेंशन डेवलप होगी तो मसल सॉरी जब एक स्ट्रेच रिफ्लेक्स आएगा तो वो मसल को एक्टिवेट करेगा, वो मसल को एक्टिवेट करेगा तो वहां पर जो है वो मसल लेंथन हो जाएगा। जिस मसल के अंदर टेंशन जनरेट होनी है वो मसल इनहिबिट कर देगा, ये जीटीओ वो वाला मसल इनहिबिट कर देगा, उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। जो बेसिकली हम बाइसेप और ट्राइसेप की एग्जांपल लें तो बाइसेप जो है उसमें अगर हम अगर उसको फ्लेक्स कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेच रिफ्लेक्स आया, हम उसको फ्लेक्स कर रहे हैं तो वो जो हमारे पास उसके बैक साइड पर ट्राइसेप मसल है ये जीटीओ उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा और वहां पर जो है हमारे पास जो है फिर वहां पर किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट और जनरेट नहीं हो रही। तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल इनहिबिशन है कि एक जगह हमारे पास मूवमेंट हमने जनरेट की तो उस मूवमेंट ने दूसरे मसल की मूवमेंट को इनहिबिट कर दिया। दिस इज रेसिप्रोकल इनहिबिशन। ऑटोजेनिक इनहिबिशन क्या होती है कि अगर जीटीओ जो है ना उसका इनहिबिटरी इफेक्ट होगा मसल टेंशन के ऊपर, ठीक है, कितनी मसल टेंशन डेवलप हो रही है वो उसको इनहिबिट कर देगा, ठीक है। अब क्या होगा कि स्ट्रेच फोर्स अगर प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए आ रही है और यहाँ पर जीटीओ ने उसको इनहिबिट कर दिया हुआ है तो फिर वहां पर जो है ऑटोमेटिकली एक इनहिबिशन कॉज हो जाएगी, जीटीओ की ही अपने सिस्टम के ऊपर इनहिबिशन होगी। वो जिस तरह हमने रेसिप्रोकल की बात की ना कि एक तरफ जब एक मसल जब कॉन्ट्रैक्ट कर गया है वहां पर कोई मूवमेंट हो गई है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स फॉर एग्जांपल आ गया और वहां पर मूवमेंट हो गया तो जो उसके ऑपोजिट मसल होगा, जो उसकी बैक साइड पे मसल होगा तो वो वहां पर वो इनहिबिट हो जाएगा, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगी। इसी तरह ऑटोजेनिक में यह है कि अगर कोई भी हमारे पास आ गई एक स्ट्रेच रिफ्लेक्स आ गया, आपने स्ट्रेच फोर्स को प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए अगर अप्लाई किए रखा है तो वहां पर जो है टेंशन डेवलप होगी जिसको जीटीओ इनहिबिट कर देगा, उसका इफेक्ट इनहिबिट कर देगा और वो हमारे पास ऑटोजेनिक इनहिबिशन है, खुद ही अपने ही मसल के अंदर खुद ही वो इनहिबिशन कॉज कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज ऑटोजेनिक, या ऑटोमेटिक होगा। देन हमारे पास जो है वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्ट्रेचिंग आ जाते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्ट्रेचिंग में हम किन किन चीजों से मतलब कौन कौन से पैरामीटर्स है जिनसे हम स्ट्रेचिंग को उसकी इफेक्टिवनेस और उसकी आउटकम को जज कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज हमारे पास आ गई अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मींस करेक्ट पोजीशन, पोजीशनिंग हम लिम्ब की देख रहे हैं या किसी भी बॉडी सेगमेंट की देख रहे हैं, ठीक है, जब हम उसके ऊपर स्ट्रेच फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो अप्रोप्रिएट मसल ग्रुप के ऊपर वो स्ट्रेच फोर्स जानी चाहिए। हमने बॉडी की अलाइनमेंट इसी तरह रखनी है कि एक तो पेशेंट उसमें कंफर्टेबल हो, दूसरा ये कि जब हम उस पोजीशन के अंदर स्ट्रेच फोर्स अप्लाई करें तो वो स्पेसिफिक मसल्स के ऊपर जानी चाहिए या जॉइंट्स के ऊपर जानी चाहिए जिनको जिनको बेसिकली हमने स्ट्रेच कराना है, ठीक है। ये इसमें स्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलाईजेशन को भी हम आगे बढ़ते हैं। स्टेबिलाईजेशन होता क्या है कि इसमें आपने किसी भी बोनी सेगमेंट को, ठीक है, फिक्स करना है। अब स्टेबलाइजेशन में क्या होता है कि आप फिक्सेट कर देते हैं, अगर सेल्फ स्ट्रेच आप कर रहे हैं यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आप खुद से आप कर रहे हैं तो आप अपना डिस्टल सेगमेंट ऑफ दैट जॉइंट आप उसको इनहिबिट करें, मतलब सॉरी फिक्सेट करें, ठीक है, आप उसको फिक्स कर लेंगे कि ताकि वो ना मूव फिरे, वो सेल्फ स्ट्रेचिंग के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अब अगर आप बैठे बैठे अपनी थाई को फ्लेक्स कर रहे हैं तो आप अपनी लोअर लेग को फिक्सेट कर लेंगे बाय द हेल्प ऑफ योर हैंड, ठीक है। और अगर थेरेपिस्ट आपको वो स्ट्रेचिंग इंटरवेंशन अप्लाई कर रहा है तो क्या होगा कि वो आपकी प्रॉक्सिमल सेगमेंट को फिक्सेट करेगा। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अब ये फिक्सेशन या स्टेबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि आपका जो जिस मसल को आप मूव करना चाह रहे हैं सिर्फ वही मूव करे, ठीक है। बाकी के मसल अगर ये है कि जो उसकी दूसरी एंडिंग होगी, जो उसके दूसरा पार्ट होगा, फॉर एग्जांपल टेंडन किसी और बोन के ऊपर अटैच है तो फिर वो वाला पार्ट मूव ना करे, क्योंकि आपने स्ट्रेचिंग में करना क्या होता है कि मसल को लेंथन करना होता है, तो अगर वो पार्ट भी मूव करेगा तो वो तो शॉर्टन होगा रादर देन बीइंग लेंथन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेच आ जाता है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेच फोर्स की अगर हम बात करें कि कितनी अमाउंट में स्ट्रेच फोर्स लग रही है वो हमारे पास इंटेंसिटी होगी, ठीक है। अब जो लो इंटेंसिटी की स्ट्रेच फोर्स होगी वो पेशेंट के लिए ज्यादा कंफर्टेबल होती है एज कम्पेयर टू हाई इंटेंसिटी स्ट्रेच, ठीक है। अब लो इंटेंसिटी स्ट्रेचिंग जो है वो मसल गार्डिंग को प्रिवेंट करती है। मसल गार्डिंग क्या होता है कि अगर मतलब आपका जो मसल है ना वो पार्शली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रह रहा है, उसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ रेडीनेस, ठीक है, वो उस स्टेट में है तो वो उसको प्रिवेंट कर देगा और ये आपकी इम्प्रूवमेंट लाएगा आपकी आरओएम के अंदर भी, ठीक है। रेंज भी आपकी इंप्रूव कर देगा विदाउट एक्सपोजिंग वीक टिश्यूज टू हाई लोड्स। अब
अब जाहिर सी बात है, आप ये इंटरवेंशन अप्लाई करें तो आप वीक टिश्यू के ऊपर करें। सपोज अगर हम वीक टिश्यू के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा कि आपने इम्प्रूवमेंट लानी है, लेकिन वो लो इंटेंसिटी स्ट्रेचिंग से होगी, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका टिश्यू ऑलरेडी वीक है, अब उसको आप हाई लोड पे ना एक्सपोज करें तो ही ज्यादा बेहतर है। और इससे क्या होगा लो इंटेंसिटी स्ट्रेचिंग से, कि ये पोस्ट एक्सरसाइज सोरनेस भी इसमें डिक्रीज हो जाती है, वो भी नहीं होगी, और आपका जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है उसको भी इलोंगेट कर देगा। देन ड्यूरेशन की बात करते हैं, कितनी लेंथ के लिए, कितने टाइम के लिए आप स्ट्रेच फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब उतनी ड्यूरेशन होनी चाहिए जो कि सेफ होगी, इफेक्टिव होगी, प्रैक्टिकल होगी और एफिशिएंट होगी हर सिचुएशन के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता हम किस इंटरवेंशन में अब क्या कौन सी लगाएं, ठीक है। एक ड्यूरेशन सेट कर दी जाती है, या थेरेपिस्ट देखता है कि पेशेंट किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है, तब उसके बाद वो उसकी ड्यूरेशन को ऑल्टर करेगा, ठीक है। तो या तो ये सिंगल साइकिल होती है स्ट्रेच की, अगर आप मतलब एक साइकिल आप अप्लाई करिए, उस साइकिल के अंदर जो है वो एक नहीं होगा, उसके अंदर मल्टीपल रिपीटिशन होंगी, ठीक है। अगर आप मोर देन वन रिपीटिशन ऑफ स्ट्रेच लगा रहे हैं तो वो स्ट्रेच साइकिल है, ठीक है। अब उसमें आपको जो है वो टोटल इलोंगेशन टाइम भी आप देख रहे हैं, मतलब कि जितनी आप साइकिल, अब एक सेशन के अंदर आप कितनी साइकिल्स लगा रहे हैं, लेट्स से 10 साइकिल्स लगा रहे हैं, तो आप उन सब की जो ड्यूरेशन नोट करेंगे, उन सबको कम्युलेटिव जो ड्यूरेशन होगी दैट विल बी द टोटल इलोंगेशन टाइम, ठीक है। ये आप खुद ज्यादातर नहीं देख सकते कि कितनी है, कि आप सिर्फ वो देख रहे हैं जो पेशेंट के लिए सेफ है या इफेक्टिव है, या जिसमें कोई हमें प्रैक्टिकल डिफरेंस नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप देखेंगे आपके पेशेंट को इस ड्यूरेशन से जो है वो इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, आप उसकी ड्यूरेशन इंक्रीज कर देंगे। अगर आप देखें कि ये ड्यूरेशन जो है वो तो पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा होगी, तो इतनी जल्दी इतना ज्यादा नहीं कर सकता, तो आप उसको डिक्रीज कर देंगे ड्यूरेशन को। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आ जाती है। फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं कि कितनी नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग सेशंस आपने देने हैं पर डे और पर वीक, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर, ठीक है। अब पेशेंट जो है अगर आपका वो जल्दी जल्दी से परफॉर्म करे तो आप उसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं, 2 to 5 सेशंस पर वीक के हिसाब से होती है, जिसमें आपका हीलिंग टाइम भी है, ठीक है। अगर आपके पेशेंट का हीलिंग टाइम स्लो है तो आप उसको जो है वो ये 2 to 5 के बजाय इससे भी जो है वो कम देंगे, मतलब 3 दे देंगे, इस तरह सेशंस देंगे आप उसको। ये डिपेंड करती है कि आपकी मोबिलिटी, इम्पेयर्ड मोबिलिटी के अंडरलाइन कॉज क्या है, ठीक है। सर्जरी है कुछ इस तरह है तो उसमें आप उसको जो है वो कम कम देंगे, ठीक है। अगर ये बेसिकली आपकी टिश्यू हीलिंग की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगी कि आपके टिश्यू कितनी जल्दी हील कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्रोनिसिटी, मतलब आपके जो ये इम्पेयरमेंट है ये कितनी क्रोनिक है, ठीक है। आपके कॉन्ट्रेक्चर कितना ज्यादा सिवियर और कितना क्रोनिक है। एक पेशेंट की एज पर भी डिपेंड करेगा, वो स्टीरॉइड्स यूज कर रहा है तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर उसका प्रीवियस रिस्पॉन्स क्या था स्ट्रेचिंग पे, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपने उसको कितनी फ्रीक्वेंसी देनी, कितने बाउट्स ऑफ एक्सरसाइज करवाने हैं, ठीक है। 2 to 5 सेशंस पर वीक होते हैं। ये पोस्ट एक्सरसाइज सोरनेस को भी हम देख रहे हैं कि उसको भी हमने मिनिमाइज रखना है इन सेशंस के अंदर, ठीक है। और 2 to 5 सेशंस पर वीक से ज्यादा होती भी नहीं है, क्योंकि हमने इसमें हीलिंग का टाइम देना होता है। और डिसीजन जो होता है वो आप किस तरह लेंगे कि आप रिस्पॉन्स देख रहे हैं और नीड्स देख रहे हैं पेशेंट की, ठीक है। अगर आपको कोई भी साइंस ऑफ टिश्यू डैमेज नजर आ रहे हैं रिपीटेटिव स्ट्रेचिंग से तो आप उसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। आप करेक्ट बैलेंस लाएंगे कनेक्टिव टिश्यू माइक्रो फेलियर के अंदर, और फिर उसके रिपेयर के लिए कितना टाइम चाहिए उसके अंदर भी, ठीक है। अगर आप एक्सेसिव लोडिंग करवा रहे हैं, एक्सेसिव लोडिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ज्यादा आप लोडिंग करा रहे हैं, तो क्या होगा कि टिश्यू का ब्रेक डाउन जो है वो उसके रिपेयर से बियॉन्ड चला जाएगा, मतलब कि वो उसके रिपेयर से ज्यादा तो उसका ब्रेक डाउन हो गया है, तो ये मैक्रो फेलियर की तरफ जा रहा है। फिर ये ना हो कि कंप्लीट ही आरओएम का लॉस हो जाए, ठीक है, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ आरओएम हो रहा है, तो इससे बेहतर है कि आप जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन रखें, एक रेंज के अंदर रखें, कि आपके अगर आप रिपीटेटिव स्ट्रेस की वजह से कोई इन्फ्लेमेशन हो रही है, आपको पता हो कि अब हमने इसको हीलिंग का टाइम देना है, उसके बाद फिर हम दोबारा नेक्स्ट सेशन देंगे, ठीक है। देन हमारे पास मोड या मोड ऑफ आ जाता है एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 चीजें होती हैं, एक तो मैनर ऑफ एक्सरसाइज कि आप किस मैनर में एक्सरसाइज करवा रहे हैं, ठीक है, फिर पेशेंट की पार्टिसिपेशन और फिर सोर्स ऑफ स्ट्रेच, ठीक है। देखिए मैनर ऑफ एक्सरसाइज में हमारे पास क्या आएगा कि आप स्ट्रेच फोर्स किस तरह अप्लाई करवा रहे हैं, या तो स्टैटिक एक्सरसाइज परफॉर्म करा रहे हैं, या बैलिस्टिक परफॉर्म करा रहे हैं, या साइक्लिक परफॉर्म करा रहे हैं, ठीक है। इसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आप किस मैनर के अंदर जो है एक्सरसाइज परफॉर्म करा रहे हैं, फोर्स स्ट्रेच फोर्स अप्लाई करें, ठीक है। देन पेशेंट की पार्टिसिपेशन,
पेशेंट खुद पार्टिसिपेट कर सकता है, दैट इज एक्टिव, या उसको असिस्टेंस की जरूरत है, दैट इज असिस्टेड, और वो पैसिव है कि आप खुद उसको परफॉर्म करवाएं, तो वो पैसिव होगा। ठीक है, ये पेशेंट की पार्टिसिपेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। देन सोर्स ऑफ स्ट्रेच के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि स्ट्रेचिंग फोर्स आप कहाँ से आ रही है। ठीक है, मैनुअल स्ट्रेचिंग है कि जो थेरेपिस्ट जो पेशेंट का फिजिकल कॉन्टेक्ट से आ रही है, या मैकेनिकल है किसी डिवाइस से आ रही है, या सेल्फ स्ट्रेचिंग आप दे रहे हैं यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ये हमारे पास टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग आ गया। इसमें स्टैटिक स्ट्रेचिंग आ जाती है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग की हमने बात की कि ये पेशेंट अप्लाई कर सकता है, मतलब पेशेंट पे ये अप्लाई होती है। ठीक है, ये हमारे पास मैनर आ गया। इसमें हम देख रहे हैं कि बॉडी आपकी रेस्ट पर है, लेकिन आप स्ट्रेचिंग फोर्स सिर्फ एक जगह लगा रहे हैं। ठीक है, इसके हम आगे एग्जांपल भी देखते हैं। क्या होगा कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप अपने जो है वो अपने जो टो को बैठ कर आप अपने टांग को जो है वो स्ट्रेच करें। ठीक है, तो आप अपने टो के नीचे अपने फिंगर रखी हुए है, तो वो आप उसको वहां से असिस्टेंस दे के स्ट्रेच करें, वो आपकी सेल्फ स्ट्रेचिंग में भी आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपकी बाकी बॉडी एट रेस्ट है, आप बाकी बॉडी को मूव नहीं कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेचिंग होगी व्हाइल एट रेस्ट। इसको हम बोलेंगे कि ये स्टैटिक स्ट्रेच है। ठीक है, इसमें जो रेंज है वो आप ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे होते हैं, और आप फिर क्या करते हैं, देखें इस स्ट्रेच का प्रोसीजर क्या होता है कि आप जो रेंज है ना उसको आप आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करें। जिधर जो आपकी नॉर्मल जहां पर टिश्यू रेजिस्टेंस आ गई वहां तक इंक्रीज किया आपने, उसे थोड़ी देर के लिए वहां होल्ड किया। ठीक है, 5 सेकेंड to 5 मिनट्स, ये हम कंफर्म नहीं बता सकते, बिकॉज अगर आप स्ट्रेच साइकिल करवा रहे हैं तो फिर उसके अंदर 5 सेकेंड्स टू एज लॉन्ग एज 5 मिनट्स पर रिपीटेशन आएगा। ठीक है, अगर आप साइकिलिंग नहीं करवा रहे, साइकिल्स में नहीं करवा रहे, तो फिर क्या होगा कि आपका ये चेंज होगा। तो वो आपके पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप किस तरह अप्लाई करवा रहे हैं। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेच जो है या तो आप प्री डिटरमिन करते हैं या फिर आप अपने पेशेंट की टॉलरेंस देख के तो करते हैं। ठीक है, देन हमारे पास स्टैटिक प्रोग्रेसिव आ गया। स्टैटिक प्रोग्रेसिव में क्या है कि स्ट्रेच आप मेंटेन कर रहे हैं टिल रिलैक्सेशन। ठीक है, पेशेंट या थेरेपिस्ट दोनों में से किसी को लग रहा है कि मसल रिलैक्स है, तो वहां तक वो उसे थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मेंटेन रखेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि वो उसको मजीद उससे भी उस जहां तक स्ट्रेच किया हुआ था उससे भी ज्यादा ऊपर वो उसको लेंथन कर देगा मसल को। ठीक है, उससे भी ज्यादा स्ट्रेच कर देगा, और फिर वो न्यू एंड रेंज बन जाएगी जहां पर वो उसे होल्ड करेगा। ठीक है, देन हमारे पास साइक्लिक या इंटरमीडिएट स्ट्रेचिंग आ जाती है। यहाँ क्या होगा कि फोर्स आप रिपीटेडली लगा रहे हैं। ठीक है, रिपीटेड हो रहा है। इसमें इंटरमीडिएट क्या है कि बीच में आप थोड़ा सा उसको हीलिंग का टाइम दे रहे हैं। ठीक है, आप फोर्स रिपीटेडली लगा रहे हैं, अब वो ग्रेजुअली लगाएं या फास्ट, इसमें बेसिकली ग्रेजुअली ही होती है। ठीक है, आप आहिस्ता आहिस्ता फोर्स लगा रहे हैं लेकिन रिपीटेड साइकिल्स की फॉर्म में है वो, और उसके बाद आप उसको जहां तक आपका स्ट्रेच गया उसके बाद आपने उसको रिलीज कर दिया, वो रिलीज हुआ, देन आपने फोर्स रीअप्लाई किया ड्यूरिंग अ सिंगल सेशन। ठीक है, अब साइकिल्स आपको पता है रेंज करती हैं विद इन अ फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स। ठीक है, इतने टाइम में हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाता है। एंड रेंज जब एक न्यू अचीव हो जाती है उसके बाद आप उसको ना स्लो वेलोसिटी पर लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है, कंट्रोल्ड मैनर में आप साइक्लिक को लेके चल रहे होते हैं, और ये हमारे पास जो है वो ज्यादा ये एफिशिएंट होती है देन अदर्स, जिस तरह बैलिस्टिक हो गई या स्टैटिक हो गई, इनसे ज्यादा ये एफिशिएंट होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास हम हाई वेलोसिटी नहीं लगा रहे, हमारे पास लो वेलोसिटी मूवमेंट है ये। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं बैलिस्टिक की। बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग जो होती है वो रैपिड फोर्सफुल होती है, लेकिन इंटरमिटेंट स्ट्रेच होता है, क्विक थर्स्ट होता है। तो साइकिलिंग हमारे पास इंटरमिटेंट था कि बीच में हम उसको रिलीज करते थे, हीलिंग का टाइम देते थे, और उसके बाद हम रीअप्लाई करते थे। इसी तरह यहाँ पर क्या होगा कि हम बीच में हीलिंग का टाइम देंगे लेकिन ये क्विक थर्स्ट होगा। ठीक है, एकदम से बस आपने उसको विद हाई वेलोसिटी और हाई इंटेंसिटी के साथ आपने उस लिम्ब को स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है ये क्विक थर्स्ट है, इसमें आप इतनी ज्यादा हाई वेलोसिटी दे रहे हैं, एक हाई रेंज आप लगा रहे हैं, तो क्या होगा कि उसमें इंजरी के चांसेस ज्यादा होंगे, एमएसके की इंजरी के चांसेस ज्यादा हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी को तो इम्प्रूव कर रहा है लेकिन यहाँ पर ट्रॉमा के चांसेस हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेच टिश्यूज जो है फिर उनके अंदर कोलेजन ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, और इसमें मसल सोरनेस भी फिर ज्यादा होगी क्योंकि आपने उसको वार्म अप होने का टाइम ही नहीं दिया, आप डायरेक्टली बस आपने अप्लाई कर दी। तो उसके बाद हमारे पास डायनेमिक स्ट्रेचिंग आ जाती है। डायनेमिक स्ट्रेचिंग और स्टैटिक में फर्क क्या, आप स्टैटिक के नाम से पता चल रहा है वो एट रेस्ट है, और डायनेमिक क्या है कि आपकी पूरी बॉडी मूव करिए। ठीक है, कंट्रोल्ड स्ट्रेच होगा यूजिंग मोमेंटम ऑफ लिम्स एंड ट्रंक टू मूव मसल्स बिटवीन देयर एक्सट्रीम्स ऑफ रेंज। ठीक है, अब उस
आपकी जो है एक मसल की एक्सट्रीम रेंज है, आप उसमें एक एक मसल के ऊपर फोकस नहीं करें, आप उसमें पूरी बॉडी के ऊपर बेसिकली फोकस करें, या मोर देन वन मसल के ऊपर आप उसके ऊपर फोकस करें। स्टैटिक में आप एक को ही रेस्ट पर अपनी बॉडी रख के तो एक को ही आप जो है वो कर रहे होते हैं स्ट्रेच। इसमें आपने सबको इकट्ठे स्ट्रेच करना है, ठीक है। जिस तरह बैलिस्टिक हमारे पास होता है ना क्विक थर्स्ट, लेकिन ये होता है कि उसमें भी हम एक ही को ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, और डायनेमिक में क्या हम सबको फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो पहली पिक्चर है जिसमें दिस वन, ये हमारे पास है स्टैटिक स्ट्रेच। वो स्टैटिक है, वो अपनी एक लिम्ब को बस खुद मूव कर रहा है, बाकी उसकी एक अलाइनमेंट में है, ठीक है। देन ये हमारे पास आया था डायनेमिक, पहले एक लिम्ब को मूव किया, ठीक है, वापस उस लिम्ब के ऊपर आया, दूसरी लिम्ब को मूव किया, तो इसमें आपके ये दोनों लिम्ब क्या मोर देन वन मसल इन्वॉल्व है। अब ये बैलिस्टिक है, बैलिस्टिक में क्या है कि पहले आप स्ट्रेट खड़े हुए, देन आपने एक से ये परफॉर्म किया, देन आपने ये किया, देन आपने ये, मतलब आप ये सारी इकट्ठी परफॉर्म करिए, इसमें आपकी ये सब आ रही है, ठीक है। सॉरी, दिस वन इज द बैलिस्टिक एंड दिस वन इज द डायनेमिक। इसमें आपकी सारी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है। इसमें आपके जो है यही है कि मोर देन वन मसल इन्वॉल्व है, लेकिन आपकी जो है वो एक थर्स्ट मूवमेंट है ये, ठीक है। दैट्स इट, दैट वाज आवर लेक्चर। आई होप समझ आ गई होगी, एंड इफ नहीं समझ आई तो यू कैन कमेंट। थैंक यू।